Hello student, good morning all of you. Now start chemistry. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने आपको शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया था और एक रीजन एक्सप्लेन किया था। एल्युमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। अब दूसरा रीजन देखो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला। जिरकोनियम, सेकेंड वन इज जिरकोनियम, ये था स्कैंडियम, स्कूटी ला, लैंथनम, एक्टेनम। स्कूटी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टी जरा हाफ। जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस इक्वल होता है। बाकी का भी हमने लिखवाया था, पर ज्यादा जिरकोनियम और हाफनियम का पूछता है। जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस इक्वल होता है। तो ये मैं पहले से लिखवा दिया हूं कि जिरकोनियम का रेडियस, जिरकोनियम का रेडियस, जिरकोनियम का रेडियस हाफनियम के बराबर होता है। साइज ऑफ जिरकोनियम इज इक्वल टू हाफनियम। ऐसा क्यों? जबकि ये 5th पीरियड में है और ये 6th पीरियड में है। ऐसा क्या हो गया कि जिरकोनियम का ये 5th पीरियड मतलब 5 ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 ऑर्बिट, और हाफनियम का 6 ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 6। हाफनियम का 6 ऑर्बिट ये रेडियस, और जिरकोनियम का 5 ऑर्बिट ये रेडियस। ये रेडियस इसके बराबर आ जाता है, जबकि ऐसे देखने में लग रहा है ये बड़ा है। ये हाफनियम का है और ये जिरकोनियम का है। ये रेडियस छोटे हैं और ये रेडियस बड़े हैं। बराबर क्या? तो जिरकोनियम का रेडियस हाफनियम से इक्वल हो जाता है, और इसका रीजन क्या देते हैं? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये सब मैं पहले आपको बता दिया। इस क्लास में मैं क्या बताने वाला हूं कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या रीजन क्या है, मैं रीजन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि पिछले जब मैं रेडियस पढ़ाया था, इस चीज को इंफॉर्मेशन दिया था आपको, आज मैं उस इंफॉर्मेशन को लॉजिकल बताने वाला हूं कि ये इसका रीजन क्या है। और रीजन भी हालांकि उस दिन बताया था, मतलब उस इंफॉर्मेशन को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ड्यू टू पुअर shielding effect of, due to poor shielding effect of, due to poor shielding effect of 4f इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? इन हाफनियम। यही इसका रीजन है और इसी को मुझे एक्सप्लेन करना है। किसके बेसिस पे? शील्डिंग इफेक्ट के बेसिस पे। तो पहला पॉइंट ये हुआ हमारा कि जिरकोनियम का रेडियस हाफनियम के बराबर होता है। जिरकोनियम में 4 ऑर्बिट, हाफनियम में 5 ऑर्बिट, सॉरी, जिरकोनियम में 5 ऑर्बिट, हाफनियम में 6 ऑर्बिट। ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाता है। इसका रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन रेडियस के बारे में बताता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और नहीं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में एक्सप्लेन करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में एक्सप्लेन करेगा, और नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। ओनली लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन रेडियस, व्हाई द रेडियस ऑफ जिरकोनियम विल बी इक्वल टू हाफनियम, यही एक्सप्लेन करता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है या रीजन क्या है? तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन हाफनियम। अब उसी को हम समझते हैं, तो ध्यान दो। इधर होता कुछ ऐसा है कि 4f जो है ऑर्बिटल्स, यहां तक हम भरते भरते जब आते हैं लेंथनम के बाद, लेंथनम के बाद सीरियम स्टार्ट हो जाता है, सीई, लेंथेनाइट सीरीज, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58 होता है ना। 58 से लेके 91 तक, 90 तक, बराबर है क्या?
हाफनियम, हाफनियम, अब यहां ध्यान दो 58 टू 71, 90 नहीं, 58 टू 71। अब यहां पर जैसे ही लैंथनम के बाद ये सीरियम स्टार्ट होता है तो इसमें 4F भरना स्टार्ट हो जाता है, लास्ट में 4F14 हो जाता है, तभी तो इसको हम F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और जैसे ही हाफनियम आता है, हाफनियम में 4F पूरा भरा होता है, ये हमें जान के रखना पड़ेगा। 1 1 2 3 4, 4F जो है यहाँ पर पूरा भरा रहता है। अब 4F का जो टेंडेंसी होता है वो दूर दूर फैल कर रहना चाहते हो, डिफ्यूज इन नेचर। तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं। अब ये चीज समझ में आ गया कि हाफनियम में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये 4F। इन्हीं की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4F में रहने वाला इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इन नेचर का होता है। तो हम लिखेंगे कि 4F का जो इलेक्ट्रॉन है 14, वो डिफ्यूज इन नेचर होते हैं, डिफ्यूज्ड इन नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है डिफ्यूज इन नेचर का मतलब, ये दूर दूर रहना पसंद करते हैं, दूर दूर रहना चाहते हैं, ये दूर दूर रहना चाहते हैं। अब दूर दूर रहना चाहते हैं तो क्या होगा, ये एक यहाँ एक यहाँ, इनका नेचर है दूर दूर रहना, क्योंकि ये जल्दी से न्यूक्लियस को सील्ड नहीं करना चाहते। अच्छा, सील्ड नहीं करना चाहते, जब दूर दूर रहना चाहते हैं तो ये जो है न्यूक्लियस इसको डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा ये, क्योंकि इसको बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। यानी जो 4F है वो इस सेंटर को अच्छे से सील्ड नहीं कर पा रहा है, घेर नहीं पा रहा है। अगर पास पास होता तो अच्छे से घेरता। इसका मतलब ये दूर दूर रहना चाहते हैं, दूर दूर रहते भी है। इसका मतलब ये जो सेंटर है उसको अच्छे से सील्ड नहीं कर रहा है। तो पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑन न्यूक्लियस, यानी 4F का इसके ऊपर अच्छे से सील्डिंग नहीं हो पा रहा है, घेर नहीं पा रहा है। जब घेरेगा नहीं तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बीच में रास्ते में रुकावट डालने वाला इलेक्ट्रॉन से दूर दूर फैल कर रह रहा है, तो ये आसानी से खींच लेगा। इसके वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। किसका? आउटर सेल पे इस न्यूक्लियस का। और जब इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही रेडियस डिक्रीज होकर क्या बन जाता है, जिरकोनियम के बराबर हो जाता है। तो ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F, यही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो कोई तुमसे पूछता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, आप बोलोगे यही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलोगे आप, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलोगे, बोलोगे आप कि जिरकोनियम के अंदर 4F सबसेल होता है, 4F पूरा भरा होता है। पहला ये बोलोगे। कोई पूछेगा आपसे, दो क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या व्हाई जिरकोनियम इज इक्वल टू हाफनियम, साइज ऑफ जिरकोनियम विल बी इक्वल टू हाफनियम। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसा देना है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाई जिरकोनियम विल बी साइज ऑफ जिरकोनियम विल बी इक्वल टू साइज ऑफ हाफनियम। दोनों का आंसर एक ही जैसा देना है। कैसे दोगे, तो पहला इन हाफनियम 4F सबसेल विल फुल्ली फिल्ड। 4F जो है हाफनियम के अंदर पूरा भरा होता है। भरा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है, 4F का जो नेचर होता है वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, वो दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। फैल के रहने से क्या लेना देना है, जब वो फैल के रहना चाहेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन और न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। यानी ये जो है फैल के रहने का मतलब वो अच्छे से इसको सील्ड नहीं कर पा रहा है। सील्ड नहीं कर पाने का मतलब इसका अट्रैक्शन इसके ऊपर और इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या फायदे घाटे हैं, तो रेडियस जो है, साइज जो है और कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ खींचा चला आएगा, इसीलिए इसके बराबर हो जाता है।
तो ये रीजन को आप ध्यान में रखोगे, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं कि व्हाई जिरकोनियम साइज ऑफ जिरकोनियम विल बी इक्वल टू हाफनियम। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, लिखोगे कैसे, आप खुद से लिखोगे इन हाफनियम, अभी के अभी लिखोगे इन हाफनियम, ध्यान से सुनना क्या लिखना है, इन हाफनियम 4f सबसेल विल फुल्ली फिल्ड, 4f सबसेल विल फुल्ली फिल्ड, 4f सबसेल विल फुल्ली फिल्ड। तो फुल्ली फिल्ड से क्या लेना देना है, इट विल बी डिफ्यूज इन नेचर। डिफ्यूज इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, ये इंफॉर्मेशन है कि डिफ्यूज इन नेचर होते हैं, तो हमें जान के रखना पड़ेगा। डिफ्यूज इन नेचर से क्या लेना देना है, ये दूर दूर रहना चाहते हैं, दूर दूर रहना चाहते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन ही है हमारे लिए। दूर दूर रहने से क्या बेनिफिट्स है या क्या लॉस है, तो जब ये दूर दूर रहेंगे तो इस न्यूक्लियस को ये अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएंगे, ये अच्छे से इसको घेर नहीं पाएंगे क्योंकि खुद दूर दूर है, तो पुअर सील्डिंग इफेक्ट होगा। पुअर सील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा, इस न्यूक्लियस का आउटर सेल पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बीच रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं है बाकी तो एज इट इज नॉर्मल है, लेकिन जहां पर जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो है 4f, बाकी कोई किसी की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है, तो जिसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बार बार 4f को ही क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, 3D10 को क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 4f इसमें मेन फैक्टर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। 3D मेन फैक्टर नहीं होगा या बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन नहीं, को रिपल्सन नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जो मेन कॉज है वो है 4f, इसीलिए मैं 4f को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो रेडियस घट जाएगा। तो इसमें जो मेन फैक्टर है, जो मेन प्रायोरिटी है वो है 4f, बाकी के एज इट इज हम नॉर्मल देंगे, बराबर है। चलो इसको अभी के अभी आप राइट डाउन कर लो, क्या क्वेश्चन लिखोगे, राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड सेकेंड वन, व्हाई द साइज ऑफ जिरकोनियम विल बी इक्वल टू हाफनियम। अभी कभी दोनों के आंसर आप अपने लैंग्वेज में राइट डाउन करो। अब मुझे ये बताओ, आप जब लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहे थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब आप लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा जब काउंट कर रहे थे, सिग्मा, तो लेफ्ट टू राइट सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, जब आप लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किए थे शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा, तो मुझे बताओ सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, सिग्मा का वैल्यू क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था। लिथियम 2 और 1, बेरिलियम 2 और 2, बोरॉन 2 और 3, कार्बन 2 और 4। बेरिलियम इस इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना है, जस्ट इसके इनर वाले पे 2 इंटू 0.85 सिग्मा, यहां निकालना है इसके ऊपर, तो 1 इंटू 0.85 प्लस जस्ट इनर पे 2 इंटू 0.35, कितना हो गया 0.85 प्लस 0.70, 1.55, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 0.85 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 0.35,
कितना आ गया? 2.40। देखो तो यहां पर ध्यान देना, ये है लिथियम का, ये है बेरिलियम का, ये है बोरॉन का, कार्बन का, और ये है सिग्मा। तो लेफ्ट टू राइट सिग्मा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज। अब मुझे बताओ जेड क्या होगा? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। यहां पर 3 माइनस 1.7 कितना हो जाएगा? 1.3। यहां हो जाएगा 4 माइनस 2.05, तो ये हो जाएगा 95 और 3 1.95 आ जाएगा। और ये हो जाएगा बोरॉन 5 माइनस 2.4 3 2.6 हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट भी क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा तो बढ़ रहा ही है, साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी, सॉरी जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, बढ़ रहा था ना। ठीक है, तो सिग्मा इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है और सिग्मा भी बढ़ रहा है, सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, दोनों। कोई इसमें डाउट यहां तक? जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ओके ना? ओके, तो लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज एंड जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। जब जेड इफेक्टिव बढ़ता था, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन बढ़ना, अट्रैक्शन बढ़ना। जेड इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाना। तो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ रहा था तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेडियस लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज। तो अगर हमसे कोई पूछे कि लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होता है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आप बोलोगे जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, यानी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए साइज छोटा होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। तो आप लिख लेना, 3 लाइन लिखोगे, लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज, मतलब रिपल्सन भी बढ़ रहा है, रिपल्सन भी बढ़ रहा है, रिपल्सन भी बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। तो लिखो लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज एंड जेड इफेक्टिव विल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब रिपल्सन भी बढ़ रहा है और अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। सोचो क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा था। तो लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये वाला वैल्यू, लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव यानी रिजल्टेंट फोर्स जेड इफेक्टिव विल ऑल्सो इंक्रीज, जेड इफेक्टिव विल ऑल्सो इंक्रीज। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। दैट्स वाई लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज, दैट्स वाई लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज, दैट्स वाई रेडियस विल डिक्रीज। ओके,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होता है, उसका हम एक्सप्लेनेशन जेड इफेक्टिव पे देंगे। कैसा देंगे? जेड इफेक्टिव पे देंगे। ओके, अब ध्यान दो इधर, हमने लेफ्ट टू राइट बातें कर लिया, अब टॉप टू बॉटम बातें करेंगे। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम मैंने तुमसे पहले लिखवाया हूं, मुझे सोडियम में और पोटेशियम में, सोडियम और पोटेशियम, हीलियम को छोड़ दो, सोडियम और पोटेशियम में मुझे बताओ सिग्मा कितना आता था और जेड इफेक्टिव कितना आता था, दोनों का वैल्यू बताना है। सिग्मा कैलकुलेट कितना करवाया था और जेड इफेक्टिव कितना कैलकुलेट करवाया था। ठीक है, उसके नीचे वाला भी हम देख सकते हैं। चलो एक बार फिर से निकालते हैं सोडियम का, 281 इस पे निकालना है, तो यहां तो 0 इलेक्ट्रॉन है इंटू 0.35, यहां एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था? 85 से, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने क्या निकाल दिया? सिग्मा। 0 प्लस ये हो जाएगा 6.80, ये हो जाएगा 2, कितना हो गया? 8.80, ये सिग्मा हो गया। जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव 11 माइनस 8.8, 2.2 हो जाएगा। ठीक है, अब सोडियम का निकाल दिया हमने, पोटेशियम का निकालते हैं। पोटेशियम का 2881, ये पोटेशियम का हो गया। इस इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना है, तो यहां 0 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 0 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35, जस्ट उसके इनर इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 इंटू 0.85 प्लस उसके इनर वाले दोनों साथ में काउंट करने हैं, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, यहां 0 हो जाएगा और ये 6.8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। कितना आ गया? 16.8 आ गया। अब हमें एक क्या निकाल दिया हमने? सिग्मा। जेड इफेक्टिव कितना होगा? 19 माइनस 16.8, 2.2। अब यहां एक चीज देखने वाली बात है, सोडियम लिथियम को छोड़ो, हम कॉमन बात करेंगे सबके लिए, एक उसमें अलग आता है, वो अलग मैटर है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी का भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, निकाल के चेक करना। तो एक चीज हमें क्लियर हो गया कि जेड इफेक्टिव इसका भी 2.2 आ रहा है और जेड इफेक्टिव इसका भी 2.2 आ रहा है, इनका भी 2.2 आएगा, इसका भी 2.2 आएगा, इसका भी 2.2 आएगा, इसका भी 2.2। हम कॉमनली बात करेंगे, मतलब एक जनरलाइज बात करेंगे हम। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव विल सेम, लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाला बात यह है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट पे हमारा कमेंट क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या सेम आ रहा है क्या? नहीं, तो हमारा कमेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर क्या होगा? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट विल इंक्रीज। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? रिपल्सन बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इस पे सिग्मा का वैल्यू 8.8 है, यहां सिग्मा का वैल्यू 16.8 है, जस्ट डबल के आसपास आ रहा है आंसर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव बराबर आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन भी उसी रेशियो से बढ़ जा रहा है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव विल कांस्टेंट, विल सेम। हम एक कॉमनली बात कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जेड इफेक्टिव क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट का आंसर, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखना एक चीज, क्या याद रखोगे? लेफ्ट टू राइट सिग्मा भी बढ़ता है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है।
समझ में आया क्या? और टॉप टू बॉटम सिग्मा तो बढ़ेगा लेकिन जेड इफेक्टिव क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसको एक बॉक्स में लिख के एक कंक्लूजन के तौर पे याद करके इस पे स्टार लगा लेना, बाद में जब रिवीजन करोगे तो फाइनल कंक्लूजन तुम्हें दिखेगा। एक बॉक्स बना के हर जब जब तुम आप पढ़ते हो तो एक पेज का समराइज की पॉइंट लिखने का, इस पेज का की पॉइंट क्या है हमारा, उसको बॉक्स में साइड में लिख देने का, ताकि तुम बाद में जब रिवीजन करो तो की पॉइंट तुम्हें नजर आए। तो एक बॉक्स बना के यहाँ पर ऊपर की पॉइंट लिख दिया करो। तो लेफ्ट टू राइट सिग्मा विल इंक्रीज और जेड इफेक्टिव विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट्स वाई रेडियस विल डिक्रीज, दैट्स वाई रेडियस विल डिक्रीज। ओके, टॉप टू बॉटम सिग्मा विल इंक्रीज एंड जेड इफेक्टिव विल सेम, बट अब ध्यान देना, आगे हम रेडियस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज, ये तो दुनिया जानता है कि टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज, लेकिन रीजन क्या है? तो रीजन तो यहां पर हमने जेड इफेक्टिव दिया था, तो यहां जेड इफेक्टिव देंगे क्या? नहीं, यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट देंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा था। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज, तो जे टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज, लेकिन रीजन क्या देंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। ऑर्बिट बढ़ने के वजह से हुआ है, जेड इफेक्टिव के वजह से कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो क्योंकि यहां जेड इफेक्टिव सबका सेम है लेकिन रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, इसका रीजन ये है कि इसमें 3 ऑर्बिट है, 4 ऑर्बिट है, 5 ऑर्बिट है, 6 ऑर्बिट है। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। यहां पर जेड इफेक्टिव कॉज नहीं होगा, कॉज जेड इफेक्टिव का यहां जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बॉक्स बना के कमेंट लिख लो आप ऊपर वाला, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अब तुमको मैं कंपेयर करना सिखाया था, रेडियस कंपेयर करना सिखाया था ना, एक बॉक्स सिखाया था मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने का। अब पहला हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट हम निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालते हैं। अब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर अनइक्वल आया तो देखो यहाँ पे 2 ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है, 4 ऑर्बिट है, तो इस केस में हमें प्रोटॉन वगैरह चेक नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनका नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होता है, इक्वल होता है। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन वी गो टू प्रोटॉन। हमने बोला था आपको प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन नहीं बोल के जेड इफेक्टिव बोलो तो वही बात होता है। कुल मिला के प्रोटॉन ज्यादा हो रहा था तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था ना, जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ रहा था। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो मैं यहाँ जेड इफेक्टिव नहीं बोल के आपसे मैं बोला था प्रोटॉन निकालो, लेकिन कब? जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल होगा तब। If number of orbit will be equal, then we go to proton. If proton will be more, then radius will be less. Why? Proton will be more, then Z effective will be more. और Z effective ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। इसीलिए मैं बोला था कि नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालो, इक्वल आएगा तो प्रोटॉन के पास जाना है। अब प्रोटॉन भी इक्वल आ गया तो कहां जाना है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। ये बॉक्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो पढ़ा वो हमें रेडियस का एक पार्ट है, क्योंकि रेडियस जो है वो डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे। रेडियस विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड इफेक्टिव। राइट डाउन फाइनल पॉइंट, रेडियस ऑफ एटम विल डिपेंड अपॉन, रेडियस ऑफ एटम विल डिपेंड अपॉन, radius of atom will depend upon, radius of atom will depend upon, पहला लिख लो नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट ज्यादा रहा तो रेडियस ज्यादा आता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट, सेकंड पॉइंट लिखो, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहा तो क्या चेक किया करते हैं? प्रोटॉन, और नॉर्मली जेड इफेक्टिव हम बोल देते हैं उसको। सेकंड पॉइंट लिखना जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव।
जेड इफेक्टिव, बरोबर है। जेड इफेक्टिव ज्यादा रहा तो रेडियस कम हो जाएगा। तीसरा लिख लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब डायरेक्टली तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बोल सकते, बट जेड इफेक्टिव निकालने के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का तो हेल्प लिया करते हैं हम। जेड इफेक्टिव बिना स्क्रीनिंग इफेक्ट के हेल्प से तो निकल पाएगा नहीं। तो थर्ड पॉइंट लिख लो जे स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और फोर्थ पॉइंट लिख लो आउटर सेल के पास हम जाते हैं, तो आउटर सेल के पास जाने के बाद हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हमने बोला था ना कि जिसका आउटर सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऑर्बिट रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो फोर्थ पॉइंट लिख लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन पर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन पर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल, 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 पर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल। ठीक है, इस चीज को मैं सारा चीज को समराइज कर दे रहा हूं। देखो ये जितने भी चीजें हमने पढ़ा वो रेडियस के रिगार्डिंग पढ़ा। रेडियस अगर निकालना है, ध्यान से सुनो सारे, रेडियस निकालना है तो हमने तुम्हें बॉक्स सिखाया। लास्ट पॉइंट क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनो, सारी चीज को समराइज कर रहा हूं। रेडियस को, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, जेड इफेक्टिव को, स्क्रीनिंग इफेक्ट को, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को, सब चीज को एक चीज में कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ हम देख रहे हैं, सारे चीज को विजुलाइज कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट से रेडियस को क्या लेना देना है, जेड इफेक्टिव से रेडियस को क्या लेना देना है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से रेडियस को क्या लेना देना है। तो अगर हमें रेडियस का अगर हम कंपेयर करते हैं, बरोबर है, रेडियस का अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालते समय दो केस आता है, या तो अनइक्वल आ जाए या तो इक्वल आ जाए। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट अनइक्वल आ गया, जैसे 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट, तो हम बोल देते हैं 3 ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा है। इसका मतलब रेडियस जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट पे, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो रेडियस को इफेक्ट करते हैं। तो रेडियस को जो रेडियस जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। अगर इक्वल आया, अनइक्वल आया, 2 ऑर्बिट आया और 3 ऑर्बिट आया, तो हम बोलते हैं 3 ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा है, यानी रेडियस विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट। बाय द वे, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ गया तो हम कहां जाने के लिए आपसे बोला था मैंने, प्रोटॉन के पास। अब देखो प्रोटॉन नहीं बोल के वहीं जेड इफेक्टिव है, मैं तुम्हें थोड़ा इजी वे में समझाया था कि प्रोटॉन के पास जाओ। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, जेड इफेक्टिव क्यों नहीं बोला था मैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने में थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है। तो हम प्रोटॉन, ये अगर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, लेकिन कब, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ जाए तब। ये अगर प्रोटॉन ज्यादा होता है तो ये जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होता है। तो हम बार बार जेड इफेक्टिव नहीं बोल के मैं आपको प्रोटॉन पे सिखाया हूं। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो रेडियस कम होगा, यानी कि रेडियस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन जेड इफेक्टिव, यानी जो रेडियस है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में जेड इफेक्टिव या प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। जेड इफेक्टिव मतलब अंदर की तरफ खींचना, और अंदर की तरफ खींचेंगे हम तो रेडियस कम गिरेगा। यहां ऑर्बिट अगर ज्यादा होगा, ऑर्बिट अगर ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, तो रेडियस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन जेड इफेक्टिव। अब आगे ध्यान दो, अगर बाय द वे प्रोटॉन भी सेम आ गया, जैसे O और O माइनस में, बरोबर है, यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट भी सेम आएगा, प्रोटॉन भी सेम आएगा। अब कहां जाएंगे हम, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन निकालते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन निकालते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं, यानी अट्रैक्शन निकाल के 6 से डिवाइड कर देते हैं।
और अट्रैक्शन निकाल के 7 से डिवाइड कर देते हम कर नहीं रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी अगर प्रोटॉन सेम रहा तो कहां जाने का, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाने के बाद हम क्या सोचते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा तो रेडियस ज्यादा आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 है, यहाँ भी 10 है पर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 6 से डिवाइड करोगे, किसका वैल्यू ज्यादा गिरेगा, सॉरी यहाँ 7 से डिवाइड करोगे, तो इसका वैल्यू ज्यादा गिरेगा, तो ज्यादा गिरेगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा ना। तो आउटर सेल में कम इलेक्ट्रॉन रहता है तो रेडियस कम होता है, और ज्यादा रहता है तो रेडियस ज्यादा रहता है, पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करना पड़ता है, ये वैल्यू ज्यादा कम गिरेगा। तो एक चीज ऐसे याद रखना कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिपेंड अपॉन, सॉरी रेडियस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल। अब जेड इफेक्टिव हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं पाते हैं, किसके हेल्प से निकालते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। तो हम ये भी बोल देते हैं कि रेडियस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट, हम डायरेक्टली ये तो निकाल नहीं पाते हैं, दैट्स व्हाई हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी नाम ले लेते हैं। तो रेडियस इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है, और यही मैं तुम्हें बॉक्स में लिखवाया था। नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालो, अगर ऑर्बिट इक्वल आया तो, यहां लिखा था मैं इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू प्रोटॉन, इफ प्रोटॉन विल बी इक्वल देन गो टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका रेडियस का पॉइंट्स है, मतलब उसको हमने एक प्रोटॉन को कैसे जेड इफेक्टिव से कनेक्ट कर दिया, और जेड इफेक्टिव निकालने के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का हेल्प लिया जाता है। तो इसीलिए रेडियस के अंदर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का स्टडी करते हैं। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव, यानी जेड इफेक्टिव कुछ नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या उसके बदले अगर प्रोटॉन भी देखते हो, लेकिन प्रोटॉन कब देखना है, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ जाए तब देखना है, उसके पहले नहीं देखना है। बराबर है क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ जाए तब प्रोटॉन के पास जाना, वही प्रोटॉन तुम्हारा जो काम जेड इफेक्टिव करता है वही काम प्रोटॉन करेगा। यानी हमारा थोड़ा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है जेड इफेक्टिव वाला, थोड़ा क्लियर हो जाता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि हर बार हम तो डेटा याद नहीं करेंगे ना जेड इफेक्टिव का, कि हर बार सबका डेटा याद करके रखेंगे, नहीं, हम एक लॉजिक डेवलप करेंगे। तो लॉजिक वही, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, यानी प्रोटॉन ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, ऐसे सोच लेना है। बराबर है। तो रेडियस आपका एंड हो गया। तो रेडियस में हमने क्या क्या पढ़ा, रेडियस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है, रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होने का रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होने का रीजन क्या है, रेडियस के टाइप कितने होते हैं, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, जिसको हम क्रिस्टल रेडियस बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, ये सब टाइप होते हैं। रेडियस में कैसे हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के लिए बॉक्स बताया मैंने कि बॉक्स के हेल्प से कैसे जाना है आपको, वही बॉक्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ में रेडियस में कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम्स कहां आ रहा है, तो बोरॉन और एल्युमिनियम वाला डिस्कस किया, जिंक और क्रोमियम वाला है, सॉरी जिंक बोल रहा हूं, जिरकोनियम और क्रोमियम वाला, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला डिस्कस किया। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के वजह से हमने डिस्कस किया। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही चीज है, समझने के लिए मैं अलग अलग चीजों से आपको बताया ताकि आप समझ पाओ। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग मतलब रिपल्सन, तो समझने के लिए मैं थोड़ा सा अलग से शील्डिंग को बताया, शील्डिंग शील्ड करने वाला को बोल रहे हैं हम, तो समझने के लिए मैंने बोला। तो सब कुछ जो हमने पढ़ाया वो रेडियस के रिगार्डिंग सब कुछ हमने टीच किया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं रेडियस के रिगार्डिंग, वो क्या आएगा, तो आपको रेडियस का डिफिनेशन, साथ में उसका हम कंपेयर कैसे किया जाता है, हाउ टू कंपेयर कैसे किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे टीच करते हैं। आपका होमवर्क है